फंगस के बारे में अब तक आप बहुत कुछ जान चुके हैं और अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जनरल इन्फॉर्मेशन चलता रहेगा। तो अब जनरल इन्फॉर्मेशन में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया था कि भाई सिम्बायोटिक भी होता है, सेप्रोफाइट भी होता है, पैरासाइट भी होता है। तो आप इन सब को फिर मैं बोला था कि पैरासाइट, सिम्बायोटिक ये सब क्या है, किस तरह के रिलेशन है, इन सब को समझते हुए चलना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिम्बायोटिक पे आते हैं। सिम्बायोटिक को हम लोग हिंदी में सहजीवी कहते हैं। अब देखिए, जब दो जीव पोषण में एक दूसरे की सहायता करते हैं, जब दो जीव एक पोषण में एक दूसरे की सहायता करते हैं, ठीक, एक दूसरे की सहायता करते हैं, माने जो दोनों ही जीव जीवन के लिए एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। जैसे कैसे आप कहीं सहायता करते हैं, तो आप देखिएगा भैंस या गाय के सिर पर बैठा कौवा, वो भैंस या गाय के सिर पर बैठा कौवा, ठीक, वो आप देखिएगा कि जो कीट चुन चुन कर खाता है, ठीक, और इससे भैंस या गाय को भी आराम मिलता है और आप कहेंगे कि आराम मिलता है और कि उसको अपना कीट खाने से उसको पोषण भी मिलता है। तो इस तरह से कौवा जो है, भैंस या गाय के सिर पर बैठा हुआ कौवा, ये सिम्बायोटिक रिलेशन का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन फिर आपको एक ये सवाल कई बार आ चुका है एग्जाम में, एक इस तरह के सिम्बायोटिक रिलेशन से ही बनता है लाइकेन। लाइकेन देखिए, आप देखिएगा कि वो पत्थरों पे, चट्टानों पे या पानी में आप देखिएगा ग्रीन एल्गी जैसा कुछ तैरता रहता है। वो पौधा भी नहीं है और वो आप कहेंगे कि एक कोशिकीय भी नहीं है, माने यूनिसेलुलर भी नहीं है। तो आखिर में क्या है? तो आप लाइकेन को जान लीजिए कि लाइकेन के बारे में कई बार आ चुका है एग्जाम में। लाइकेन जहाँ होता है वहाँ पे पॉल्यूशन का स्तर कम होता है। तो लाइकेन पॉल्यूशन के स्तर को भी बताता है। तो लाइकेन कैसे बनता है? तो लाइकेन ये शैवाल प्लस कवक, मैंने हिंदी में बोला है और मैं फिर इसको ही इंग्लिश में कह रहा हूँ, लाइकेन बराबर एल्गी प्लस फंगस। तो एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशन से लाइकेन बनता है। तो लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशन का एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सेप्रोफाइट के बारे में। अब जानिए, सेप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी, जो दूसरे मृत जानवर के शरीर को खाकर पोषण ग्रहण करता है। जैसे गिद्ध को आप वल्चर कहते हैं, या बाज या चील, इसको आप ईगल कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दूसरे जीव को खा करके ये अपना पोषण ग्रहण करता है। तो आप देखिएगा कि बाज, चील, गिद्ध ये सब मरे हुए जीव जो मर जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये सब उसको नोच नोच के खा रहा होता है। तो ये हम कहते हैं कि ये पोषण ग्रहण कर रहा है मृत जीव से, मृत शरीर से, इसलिए उसको हम लोग मृतोपजीवी भी कहते हैं। इसका दो एग्जाम्पल भी आपको याद रखना पर चाहिए, एक राइजोपस और दूसरा पेनिसिलियम। तो हम लोग कह रहे थे मृतोपजीवी, मतलब मृतोपजीवी सेप्रोफाइट, ये दूसरे के शरीर से दूसरे या मृत जानवर के शरीर को खाकर पोषण ग्रहण करता है, उसको हम लोग सेप्रोफाइट कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में आप फंगस तो कह ही सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कुत्ता, बिल्ली कुछ भी मर गया, 2-4-10 दिन बाद सड़ गया, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग गए और फंगस भी लग जाता है। तो इसलिए फंगस को हम लोग सेप्रोफाइट में भी रखते हैं। और इसका दो एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए, राइजोपस और पेनिसिलियम। ये दोनों एग्ज़ाम में कई बार पूछे हुए हैं, इसलिए आपको पेनिसिलियम तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फंगस में जनन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन, फंगस में जनन यानी रिप्रोडक्शन,
इन फंगस। अब इसमें कैसे चलेगा, क्या क्या होता है, तो इसमें आप कहेंगे कि कायिक, सबसे पहला कि कायिक या वर्धी प्रजनन होता है इसमें, कायिक या वर्धी प्रजनन, इसको इंग्लिश मीडियम में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद इसमें अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक बार जान लीजिए, आप देखिएगा पौधा के शीर्ष से ही सब कुछ बढ़ रहा है, और उसके हमेशा शीर्ष जो सी भी ब्रांच के आप देखिएगा टॉप पे, वहाँ पे नए नए पत्ते खिलते रहते हैं, वो बढ़ता रहता है। तो कायिक और वर्धी प्रजनन में आप देखिएगा कि इसी तरह की घटनाएं होती हैं। उसमें होता क्या क्या है, तो कायिक और वर्धी प्रजनन जो है, जिसको आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, इसमें आता है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन, विखंडन यानी फीजन। आप जान लीजिए फीजन, ये मैं आपको बाद में जाके और क्लियर करूँगा। ऐसे अभी फ़िलहाल मैं बता देता हूँ आपको, अमीबा में फीजन होता है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा, उसमें फीजन होता है। इसके अलावा आप कहेंगे मुकुलन यानी बडिंग। बडिंग तो आपने सुना ही होगा, बर्ड्स बनते हैं, गुलाब वगैरह का आप पौधा से ही पौधा बनता है, तो ये सब जो है बडिंग, ये सब शामिल है। इसके अलावा इसमें माने फंगस में और क्या क्या होता है, एक तो आप जान लिए कि कायिक और वर्धिक प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल यानी कि आप कहेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन भी होता है। अब जब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं सेक्सुअल, असेक्सुअल और फीजन या बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, इन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल हम लोग फंगस पे चल रहे हैं, तो हम लोगों को फंगस पे ही सेंट्रलाइज रहना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको एक हमने बताया था कि 5 डिवीज़न करके हमें पढ़ना है, उसमें से 4 डिवीज़न, जैसे मनुष्य में होने वाले रोग, फिर जानवर में होने वाले रोग, फिर पौधों में होने वाले रोग, इन सब को हम लोग पढ़ चुके हैं। सामान्य जानकारी, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट फंगस, इन सब को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 4 तो ये ख़त्म हो गया, 5वां जो हम लोग आएंगे, इसका लाभदायकता क्या है, वाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ फंगस। तो आप कहेंगे पहला, उसमें आप इसको पॉइंट वाइज तैयार कर लीजिएगा। और इसमें पहला हो गया आपका भूमि की उर्वरता बढ़ाने में, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड और सॉइल, यू कैन से लैंड और सॉइल, ओके। उसके बाद फिर दूसरा आप आइएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, आप इसको इंग्लिश मीडियम में कहते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, हालांकि ये एग्जाम्पल, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो फंगस ये रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह के एग्जाम्पल रेयर ही पूछते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन फिर भी अगर CDS, NDS, CAPF या PCS लेवल के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा फंगस रिस्पॉन्सिबल है उस सब का नाम याद रखना चाहिए। तो मैं कहूँगा रोडोटुरुला। आप देखिए रोडोटुरुला ये है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है मिट्टी में। उसके बाद थर्ड में आप आइए बेकरी उद्योग में, माने बेकरी इंडस्ट्री में। तो बेकरी इंडस्ट्री में तो आप जानते ही हैं कि ब्रेड बनता है और भी बहुत सारा बिस्किट वगैरह बनते हैं। तो हम यहाँ पे बेकरी इंडस्ट्री में सिर्फ बता रहे हैं डबल रोटी यानी कि ब्रेड बनाने में, और चौथा पनीर बनाने में। आप देखिएगा पनीर का भी हम लोग उपयोग करते हैं खाने पीने में, दूध से पनीर बनता है। लेकिन पनीर बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फंगस है वो है आपका एस्परजिलस और पेनिसिलियम, एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ओके। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। आप फंगस के उपयोग पढ़ रहे हैं, 4 उपयोग तो आप पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 5वें उपयोग में आपको औषधि के रूप में एज ए मेडिसिन, फंगस से अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक प्राप्त किए जाते हैं। मैंने वी रिसीव्स सेवरल टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक फ्रॉम फंगस, ओके। अब देखिए कौन कौन से हैं।
जैसे देखिए पेनिसिलिन, उसके बाद क्लोरोमाइसिटीन, नियोमाइसिन और टेरामाइसिन। ये चारों को ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे हुए हैं कि आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन एंटीबायोटिक फंगस से प्राप्त नहीं है। उसमें माइसिन सिटीन माइसिन करके दिया रहेगा और उसमें टेट्रासाइक्लिन दे देता है या कोई और नाम दे देता है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। अब आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए 6 नंबर, शराब बनाने में, माने टू मेक वाइन। ठीक, यीस्ट तथा फंगस के किण्वन से, किण्वन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन से शराब बनता है। यहाँ पर मैं 1 सेकेंड के लिए आपको रोक रहा हूँ कि ये आप कहेंगे कि भाई किण्वन क्या है। मान लीजिए अगर आपके मन में आया कि फर्मेंटेशन क्या है, आप कभी भी इडली डोसा वगैरह देखिएगा रात भर छोड़ दिया जाता है फूलने के लिए, या ऐसा बहुत सारा खाद्य पदार्थ बनाते हैं हम लोग घर में जिसमें कि हम लोग रात भर छोड़ देते हैं पीस करके। तो रात भर छोड़ते हैं इसलिए ताकि वो सुबह तक जो है फूल जाए, माने वो थोड़ा सा उसमें फर्मेंट हो जाए। तो इसको हम लोग फर्मेंटेशन शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है कि यीस्ट एंड फंगस यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, यूज्ड एज अ फर्मेंटेशन, यूज्ड इन फर्मेंटेशन फॉर मेकिंग वाइन। ओके, उसके बाद आप आइए 7 नंबर पे। देखिए रसायनों के निर्माण में, टू प्रिपेयर सेवरल टाइप ऑफ केमिकल्स। ठीक है, लेकिन इसमें रसायनों के निर्माण में कौन कौन सा मैंने आपको दिया है, उसमें आप देखेंगे कि ये फ्यूमेरिक अम्ल, ठीक, उसके बाद आप आएंगे ग्लूकोनिक अम्ल और मौलिक अम्ल। इसको हम लोग फ्यूमेरिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड और ये मौलिक एसिड कहते हैं। देखिए इसमें अब फ्यूमेरिक एसिड किस में पाया जाता है, ग्लूकोनिक एसिड किस में पाया जाता है, मौलिक एसिड किस में पाया जाता है, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जब केमिस्ट्री का आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप इन सब के बारे में जानेंगे कि किस में कौन सा हो। और भी बहुत सारे एसिड होते हैं तो उसमें किस में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसलिए फ़िलहाल जो है इन सब पे हम लोग चर्चा ना करके आपको मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि आपको आगे ये सब कर लेना है। उसके आगे बढ़िए। उसके बाद देखिएगा एंजाइम बनाने में, टू प्रिपेयर एंजाइम। ओके, प्रिपेयर एंजाइम बनाने में आप देखेंगे यीस्ट से और जाइमेज, आप यीस्ट से जाइमेज और एस्परजिलस से एमाइलेज बनता है। ये जाइमेज, एमाइलेज, ये सब एंजाइम है। इसके लिए भी आप पेशेंस रखिए, आपको डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स वगैरह भी बताए जाएंगे आगे, और मैं खुद इस सब पे डिस्कस करता जाऊंगा। तो अभी तो फ़िलहाल आप यही जान लीजिए कि यीस्ट से जाइमेज और एस्परजिलस से एमाइलेज नाम के एंजाइम बनते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए फिर 2 है जैविक नियंत्रण, माने बायोटिक कंट्रोल करता है, वातावरण को शुद्ध रखता है, माने शुद्ध करना इसका काम है। माने आप फंगस पढ़ रहे हैं तो आप इसको बायोटिक कंट्रोल भी याद रखिए, और माने आप प्यूरिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी याद रखिए। ओके, उसके बाद आप आइए अनुसंधान में। अनुसंधान में ये जो है इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि अनुसंधान में जैसे न्यूरोस्पोरा क्या है, न्यूरोस्पोरा क्या है। आप समझ गए कि ये तो फंगस है और इसका यूज़ हम लोग रिसर्च में करते हैं। तो न्यूरोस्पोरा इज अ फंगस, वी यूज इट इन रिसर्च। ओके, उसके बाद और आगे बढ़िए। तो 9 नंबर तक तो हम लोग जान गए हैं, 9 क्या 10 जान गए हैं, 9 नंबर तक तो जान गए हैं। और आगे बढ़िए आप 10, 11, 12 ये सब पे आइए। तो आप देखिए ये सब तो जैविक नियंत्रक ये सब तो हो चुका है। अब वर्णकों के निर्माण में, वर्णक बने पिगमेंट्स कैसे कहते हैं। आप देखिएगा कि पत्तियों में हरा रंग होता है, फल का रंग लाल होता है,
तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। तो उसी तरह पिगमेंट्स को हम लोग वर्णक भी कहते हैं हिंदी में, और इसी को इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका फंगस का उपयोग होता है। जैसे आप देख रहे हैं मोनेस्कस, मोनेस्कस इसका एग्जाम्पल है। हालांकि ये एग्ज़ाम में मैंने तो नहीं देखा है कहीं कभी पूछते हुए, लेकिन आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, अगर CDS NDA IAS ये सब के लिए चल रहे हैं तब तो आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए। और फिर उसके बाद लास्ट आ जाइए, अब ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ये टॉपिक भी ख़त्म होने वाला है, तो आप लास्ट में आएंगे कि हार्मोन के निर्माण में, जैसे हार्मोन में कौन सा हार्मोन, तो आप देखिए हार्मोन के बारे में भी डिटेल्स हम लोग आगे चल कर के पढ़ेंगे। तो लेकिन फिलहाल जो है हार्मोन के इन मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपेयरिंग हार्मोन्स, जैसे आप कहेंगे जिब्रेलिन के निर्माण में जिब्रेला फ्यूजिकोराई का प्रयोग किया जाता है। तो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिब्रेलिन वी यूज जिब्रेला फ्यूजिकोराई, यूज जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये इससे हम लोग क्या करते हैं, जिब्रेलिन नाम के हार्मोन का निर्माण करते हैं। माने वी प्रिपेयर जिब्रेलिन हार्मोन with the help of फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ओके मित्र, अब फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करते रहिए। मैं तो भाई इसी तरह से बताऊंगा, मैं तो एक एक बात को क्लियर कट करके चलूँगा। यही मेरा बेस रहा है, यही आधार रहा है, इसी के बेस पे मैं पढ़ाता रहा हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि आप एक एक बात को समझते हुए चलिएगा, तो आपको याद करने में, समझने में चैप्टर को आसानी होगी। और अगर हो सके तो आप इसको दूसरे के साथ भी आप कोशिश कीजिए, अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स को बताने का, अपने भाई बहनों को बताने का, और उसको भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करे और इससे 1 बाय 1 करके तैयारी करे। अगर इसको तैयार करते हैं, मेरे साथ अगर तैयार करते हैं, तो मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि 80 to 90% क्वेश्चन मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। आपको इतनी तैयारी तो मैं करा ही दूंगा कि इतना 80 to 90% क्वेश्चन, चाहे आप कोई सा एग्जाम दे रहे हों, GK GS में आपसे क्वेश्चन ना छूटे। और जल्द ही मैं इसके लिए करंट का भी शुरू करूंगा एक सीरीज, और करंट सीरीज में मैं आपको 1 बाय 1 माने 6-7 दिन का एक दिन में, फिर 6-7 दिन का एक दिन में, इस तरीके से करंट को ही मुझे बताना है, ताकि GK GS आप कंप्लीट तैयार कर सकें। ओके मित्र, फिर से ओके बाय और धन्यवाद।